Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसे है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी से अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सभी अपने त्योहारों को खूब धूमधाम से मनाइए। और हाँ, कोरोना अभी भी चल रहा है। जन्माष्टमी की खुशी में ये मत भूल जाइएगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ही काम कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था, जायद तलवार 2021 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच में होती है? इंडिया और यूएई, ईरान, यमन या थाईलैंड? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इनके बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेवी और यूएई की नेवी दोनों ने कंडक्ट किया है एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम दिया गया है जायद तलवार 2021। और ये कहाँ पे हुई है? अबू धाबी की कोस्ट के ऊपर हुई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि इन्हेंस किया जा सके इंटरऑपरेबिलिटी को और सिनर्जी लाई जा सके दोनों ही नेवीज़ के बीच में। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है और यूएई की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में? प्री टर्म या फिर प्री मैच्योर बेबीज़ के बारे में। आज की हमारी पहली स्टेटमेंट है, कोई भी बच्चा जेस्टेशन पीरियड से पहले पैदा हो जाता है तो वो प्री टर्म या फिर प्री मैच्योर बेबी कहलाता है। प्री टर्म या फिर लो बर्थ बेबीज़, जो बच्चे प्री टर्म पैदा होते हैं उनका वेट भी कम होता है। अगर उन पहली बात तो वो सर्वाइव ही नहीं करते हैं, और अगर वो सर्वाइव करते हैं तो उसके बाद भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सफ़र कर सकते हैं वो सांस लेने के अंदर, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा नहीं होता और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उनको। हमें बताने में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये बात है किसके बारे में? क्विक यू शुआन के बारे में। ये इन सिंगापुर में पैदा हुई थी नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर जून 2020 के अंदर। इनका वेट टोटल 212 ग्राम्स था, और इसके टाइम पे, उनके बर्थ के टाइम पे 24 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, और उनका जो लेंथ, उनकी लेंथ है अगर रूलर से नापी जाए तो 26 इंच थी। हालांकि रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि रिसेंटली 13 मंथ के बाद में उन्हें डिस्चार्ज किया गया है, और अब उनका वेट है 6.3 किलोग्राम। यूनिक बात यह है कि जो वर्ल्ड की 10 टीनियस्ट बेबी सर्वाइविंग बेबीज़ हैं वो पैदा हो जाते हैं जेस्टेशन पीरियड के 40 वीक्स से पहले ही। ये बेबीज़ हैं, अगर वो 37 वीक्स पहले होते हैं तो उन्हें प्री टर्म या फिर प्रीमेट बेबीज़ बुलाया जाएगा। अगर ब्रॉडली बात करें तो जो बेबीज़ हैं वो बोर्न होती हैं एवरेज जेस्टेशन पीरियड के 40 वीक्स पहले। उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है कि उनकी डेथ होगी या फिर उनके अंदर कोई भी सीरियस डिसेबिलिटी आएगी। 2018 के अंदर अगर डेटा की बात करें हम, तो जो टोटल इन्फेंट डेथ हुई थी उनमें से 17% ऐसी थी 2018 के अंदर जो कि प्री टर्म या फिर लो वेट बेबीज़ थे। और अगर वो बच्चे सर्वाइव भी करते हैं तो उन्हें ब्रीदिंग इश्यूज़, डाइजेशन इश्यूज़ या फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने लॉन्च किया है ई नगर मोबाइल ऐप को और पोर्टल को? हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उत्तराखंड। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, गुजरात ने इसे लॉन्च किया है। चलिए इसे देख लेते हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है ई नगर पोर्टल और मोबाइल ऐप को। ई नगर है वो कवर करता है 10 मॉड्यूल्स को और 52 सर्विसेज हैं, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर, ड्रेनेज, कंप्लेंट एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, बिल्डिंग परमिशंस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन इसे नोडल एजेंसी के रूप में अपॉइंट किया गया है ई नगर प्रोजेक्ट के, जिसके अंदर टोटल 170 लोकेशंस हैं, जिसके अंदर 162 म्यूनसिपलिटीज़ हैं और 8 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसके बारे में? नाथोसिस पिपिस्ट्रियल बैट के बारे में। बैट हैं जो बिलोंग करते हैं इस स्पीसीज से, वो टिपिकली उनका वेट है वो 10 ग्राम से भी कम होता है। उन्हें किस वजह से जाना जाता है? क्योंकि उनका माइग्रेशन है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तय करते हैं। वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट यूरोप से, ये वार्मर एरियाज़ के अंदर चले जाते हैं, जिस कॉन्टिनेंट के अंदर वार्मर एरिया होता है, और फिर वहाँ से ये हाइबरनेट करते हैं ट्रीज़ के अंदर, बिल्डिंग्स में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें ओलंपियन बैट बुलाया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। क्लाइमेट साइंटिस्ट से उनका इंटरेस्ट इनके अंदर आया जब उन्होंने देखा कि इन्होंने ब्रिटिश का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, बिकॉज ये डिस्टेंस तय करते हैं 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, लंदन से लेकर ये पोस्को रीजन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया तक। ये फीमेल नॉर्थोसिस पिपिस्ट्रियल बैट है जो कि ह्यूमन के अंगूठे के बराबर होती है, और इन्हें मार्क किया जाता है कि इनके विंग्स हैं वो लंदन जू रिंग के बराबर होती हैं।
बैट कंजर्वेशन ट्रस्ट यूके की है, उसने कहा है कि इस रेंज नाथुसिस पिपरस्टिल्स रेंज का एक्सपेंशन है वो लिंक है क्लाइमेट चेंज के साथ में, और फर्दर ये चेंजेस हैं क्लाइमेट के अंदर वो इन स्पीसीज़ को भी इम्पेक्ट करेंगे। साइंटिस्ट हैं वो इसके बारे में और बता सकते हैं अगर उनके पास में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ताकि अंडरस्टैंड कर सकें इनके इफेक्ट को। यूके के अंदर 2600 से भी ज़्यादा नाथुसिस पिपरस्टिल्स का रिकॉर्ड है। जब लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर नेशनल नाथुसिस पिपरस्टिल प्रोजेक्ट को, ताकि उनकी जो डिटेल्स हैं वो ली जा सके, उनकी ब्रीडिंग के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और माइग्रेशन बिहेवियर के बारे में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डे है जिसे अब सेलिब्रेट किया जाएगा जेवलिन थ्रो डे के रूप में? नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी वजह से उनको ऑनर करने के लिए तुम्हारे ऑप्शन है 6 अगस्त को, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट किया जाएगा 7 अगस्त को हर साल, ऑनर करने के लिए ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं हमारे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। ये 23 ईयर्स ओल्ड हैं और ये इंडिया के सेकंड इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अभिनव बिंद्रा के बाद में। नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में 2020 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 7 अगस्त को, इसी वजह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। चोपड़ा ने हिस्ट्री लिखी है ओलंपिक स्टेडियम के अंदर टोक्यो में, जब उन्होंने जेवलिन थ्रो को फेंका और उन्होंने डिस्टेंस कवर की 87.58 मीटर, और ये इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है एथलेटिक्स के अंदर, जो हिस्ट्री लिखी गई है ओलंपिक्स में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए कहा है। ये अटैम्प्ट है ताकि अट्रैक्ट किया जा सके और भी यूथ्स को स्पोर्ट्स की तरफ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में बताना है, KVIC। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आता है। और KVIC ने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार यूज़ एंड थ्रो स्लीपर्स को, जो कि 100% इको फ्रेंडली है। तो मैं बताने में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो करेक्ट है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इन स्लीपर्स को और यूज़ भी कर सकते हैं। रिसेंटली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC इन शॉर्ट से हम बुलाते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर काम करता है। इसने लॉन्च किए हैं 2 नए प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर है एक खादी बेबी वेयर है, मतलब कि बच्चों को पहनाने वाला, और दूसरा हैंडमेड पेपर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, हैंडमेड पेपर यूज़ एंड थ्रो स्लीपर्स को। KVIC ने इंट्रोड्यूस किया है बेबी वेयर को फर्स्ट टाइम एज ग्रुप के लिए, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 2 साल के बच्चों के लिए। किससे बने हुए हैं? खादी बेबी वेयर, वो हाई क्वालिटी हैंड स्पून और हैंड वोवन खादी कॉटन फैब्रिक से बने हुए हैं। ये फैब्रिक है वो इको फ्रेंडली है और नेचुरल फाइबर को यूज़ किया गया है ताकि सेंसिटिव स्किन है न्यूबॉर्न बेबी की, उसको कोई भी तकलीफ ना हो, और इसके अंदर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है और हार्मफुल डाइज भी नहीं की गई हैं। आइडिया जो इंट्रोड्यूस करने का बेबी वेयर का, उसके पीछे क्या है? ताकि डाइवर्सिटी लाई जा सके जो प्रोडक्ट रेंज है उसके अंदर, ताकि कंजप्शन ना हो सके खादी फैब्रिक का। अल्टीमेटली क्रिएट किया जा रहा है ज़्यादा इनकम खादी आर्टिशंस के लिए। खादी हैंडमेड पेपर यूज़ एंड थ्रो स्लीपर्स, इन्हें भी डेवलप किया गया है पहली बार इस कंट्री के अंदर। ये फाइन टेक्सचर से बने हुए हैं जो हैंडमेड पेपर है, और ये 100% इको फ्रेंडली भी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। ये सूटेबल है ट्रैवल करने के लिए, इंडोर यूजेस के लिए, जैसे कि होम्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्लेसेस जहाँ पे वर्कशिप होती है, लेबोरेटरीज हैं, हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन बॉर्डर टैक्स, ये समटाइम न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएटेड है? हमारे ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर वर्ल्ड बैंक, या फिर डेवलपमेंट बैंक। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड है। इसके बारे में देख लेते हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स ये क्या होता है? ये एक ऐसा टैक्स होता है जो कि कार्बन एमिशन के ऊपर इम्पोज किया जाता है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर कंट्री से, जहाँ पे लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज़ को अपनाया जा रहा है, ताकि इसका एम है ताकि क्रिएट किया जा सके लेवल प्लेइंग फील्ड किसके बीच में? इंपोर्ट किए गए सामान और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बीच में। यहाँ पे 2 वेज हैं जहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है, इनको देख लेते हैं हम। थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है? ये 1 साइज फिट फॉल और फ्लैट मैकेनिज्म है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन बॉर्डर है, या फिर यूरोपियन यूनियन मार्केट है। इसके अंदर क्या है? कार्बन इंटेंसिव स्टील विद लोअर कॉस्ट। इसके अंदर अनफेयर क्या होगा? इसके अंदर जो क्लीनर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें पे किया जाएगा सेम डायरेक्शन प्रोडक्ट्स के साथ में। भी किसी भी इंडस्ट्री को कोई भी इंटेंसिव नहीं दिया जाएगा और इसके अंदर प्रमोट नहीं किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इंडिविजुअल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके अंदर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यूरोपियन इंपोर्टर्स हैं, यहाँ पे ये बॉर्डर है और यहाँ पे ये यूरोपियन मार्केट है।
यहाँ पे क्या है, ग्रीनर स्टील लाया जा रहा है रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर से। इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके अंदर फेयर होगा पोल्यूटर पेयर्स के साथ में, फिर इंटेंसिव दिए जाएंगे इंडस्ट्रीज़ को जो कि डिकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ क्लाइमेट गोल्स हैं वो भी अचीव कर पाएंगे यूरोपियन यूनियन के। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है वो बेटर है, आप बता सकते हैं। मुझे पर्सनली सेकंड ऑप्शन अच्छा लगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में। कासरगोड पतन शेट्टी गोपाल राव के बारे में है। ये 1971 के वॉर हीरो हैं और इन्हें महावीर चक्र भी मिला हुआ है। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये पार्ट है किसके, ऑपरेशन कैक्टस लिली के। तो हमें बताने में से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, इस वजह से ये न्यूज़ में आए हैं। कमांडर कासगोड पतन शेट्टी गोपाल राव ये 1971 के वॉर हीरो हैं और इन्हें महावीर चक्र भी मिला हुआ है, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई। इन्हें वीर सेवा मेडल भी मिला है और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब पाकिस्तान के साथ में हमारी वॉर चल रही थी लिबरेट करवाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश बुलाते हैं। राव ने एक स्मॉल टास्क ग्रुप को लीड किया था वेस्टर्न फ्लीट के ऊपर और इन्होंने लॉन्च किया था ऑफेंसिव ऑफ कोस्टल ऑफ कराची से। ये पार्ट है ऑपरेशन कैक्टस लिली का। इसके अंदर क्या हुआ था, थ्रेट थी एयर से, सरफेस से, सबमरीन अटैक से, और उन्होंने इस ग्रुप को लीड किया था नाइट के अंदर, December 4, 1971 के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि जिसने बैन किया है सनस्क्रीन को ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके उनके कॉरल्स को। हमारे ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ये थाईलैंड है। चलिए इसको देख लेते हैं। रिसेंटली थाईलैंड ने बैन किया है यूज़ करने का सनस्क्रीन के ऊपर ताकि उनके जो कॉरल्स हैं और मरीन इकोसिस्टम है उसको कंजर्व किया जा सके, ताकि उनकी जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर ना पड़े। इससे पहले पलाऊ और जो हवाई है इन दोनों ने भी इम्पोज किए थे सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस। पैसिफिक नेशन जो पलाऊ है वो पहली ऐसी कंट्री है जिसने बैन इम्पोज किया था, ताकि हार्मफुल जो इम्पैक्ट है कोरल के ऊपर और सी लाइफ के ऊपर वो ना पड़े। सनस्क्रीन के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर ऑक्सीबेंजीन जो कि अलाउ नहीं है वार्म और सॉल्ट करने के लिए इस कंट्री के अंदर। कोरल रीफ के बारे में जान लेते हैं। कोरल रीफ है वो प्रोवाइड करवाते हैं हैबिटेट लार्ज वैरायटी का मरीन लाइफ के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इसके अंदर बहुत तरह के जीव हैं जैसे कि स्पोनेज हैं, ऑयस्टर्स हैं, कार्प्स हैं, क्रैब्स हैं, सी स्टार्स हैं, सी अर्चिन्स हैं और काफ़ी तरह की स्पीसीज हैं फिशेज की। और कोरल रीफ हैं वो लिंक करती हैं इकोलॉजी को उनके जो नियर बाई जो सी ग्रास है, मैंग्रोव है या फिर मड फ्लैट कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ में भी। फिर हमारे अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट्स को, सीखो और कमाओ स्कीम के बारे में बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है ये किस लिए लाया गया है, ताकि स्किल डेवलपमेंट की जा सके माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, जिसके अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी इंक्लूड है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। फिर हमारा अगला ऑप्शन है ये स्कीम है इंश्योर करती है 80% प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें ये बताना है, ये ध्यान में रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, थर्ड ओनली या फिर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। वो एक तो गलत है, ये तो पक्का ही है, तो इनमें से कौन सा गलत है वो बताना में। हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन गलत है, तो सी आंसर आएगा हमारा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 80% नहीं, ये 75% आएगा और इसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो उसके अंदर सिर्फ 50% है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को सीखो और कमाओ स्कीम्स के बारे में। इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जा रही है 14 से 35 ईयर्स एज ग्रुप को, और इसका एम है ताकि प्रोवाइड करवाया जा सके एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और साथ ही साथ इम्प्रूव किया जा सके एम्प्लॉयबिलिटी एग्जिस्टिंग वर्कर्स के अंदर और स्कूल ड्रॉप आउट्स के अंदर। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है इस ट्रेनिंग के बाद में, एजुकेशन है वो अरेंज करती है माइक्रो फाइनेंस लोन्स, कहाँ से, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे हम NMDFC बुलाते हैं, और बैंक से। पोस्ट प्लेसमेंट है उसके बाद में सपोर्ट किया जाता है, हर मंथ 2000 रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्लेसमेंट असिस्टेंस के रूप में। लास्ट 7 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 3.92 लाख पर्सन ऐसे हैं जिनको इस स्कीम के हिसाब से बेनिफिट मिला है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किस रेफरेंस में कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में बताना है। इस बिल ने रिमूव किया है अबोर ट्राइब को, जो आइडेंटिफाइड लिस्ट है STs की, शेड्यूल ट्राइब्स की, उसके अंदर से, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो स्पेसिफाई करे शेड्यूल ट्राइब को वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। हमारा ऑप्शन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो करेक्ट है। देख लेते हैं इसके बारे में। 2021 का ये बिल है, ये पास हो चुका है राज्यसभा से
और लोकसभा से, इसे मतलब कि ये पूरी पार्लियामेंट से पास हो चुका है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट बाकी है इसे पास करने के लिए। ये बिल है अमेंड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर जो कि 1950 का है, ये 71 साल पुराना है, जिसे ये चेंज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो स्पेसिफाई कर सकें शेड्यूल ट्राइब्स को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। उसके बाद में ये परमिट करता है पार्लियामेंट को मॉडिफाई करने के लिए लिस्ट ऑफ नोटिफाइड एसटीज के बारे में। ये बिल रिमूव करता है अबोर ट्राइब को इस लिस्ट से, अरुणाचल प्रदेश से जो बिलोंग करती हैं। फर्दर ये रिप्लेस करता है काफ़ी सारी एसटीज जो ट्राइब्स हैं उनको कंपाती जिससे रिप्लेस किया जा रहा है, किसके साथ में, ताई कंपाती के साथ में। फिर और कौन कौन सी हैं, मिशिमी, ईदू और तारोन, इनको रिप्लेस किया जा रहा है मिसिमी करन, जिसे मिजू मिशिमी बुलाया जाएगा। ईदू जो कि मिशिमी है और तारोन जो कि हैं दिग्रू मिशिमी। मोम्बा को रिप्लेस किया जा रहा है मोम्पा, मेम्बा, सतरंग और साजलोंग मिजी के साथ में। फिर नागा ट्राइब को रिप्लेस किया जा रहा है किसके साथ में, नेकोटा, तेंगसा, तुत्सा, वांचो, इनके साथ में। फिर हमारा फाइनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है इसका, यूबिया या फिर ईविया, ये आइसलैंड है, रिसेंटली न्यूज़ भी देखने को मिला है। ये कहाँ पे लोकेटेड है कंट्री के अंदर, ये बताना है। ऑप्शन हैं जापान, ग्रीस, ब्राज़ील या फिर सिंगापुर। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड यू सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।